बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ आइसोटोप के ऊपर है और ये नाइन्थ की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का ये टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं आइसोटोप्स की, उनमें आयोडीन 131 है, आयोडीन 123 है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। तो सोडियम 24 है, कोबाल्ट 60 है, कार्बन 14 है और दूसरे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं सल्फर 35 है, उनमें ये शामिल है। और इसके अलावा और भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जो यूज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयोडीन 131 है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 है, एक स्पेशल किस्म का जनाब क्या होता है, आयोडीन होता है। जो स्पेशल काइंड का मतलब ये है कि एक एसोटोप है ये, जो क्या करता है, जो कि एनर्जी को रिलीज करता है। ये जो एनर्जी रिलीज करता है, डिके होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इनको हम बोलते हैं रेडिएशंस। तो हम रेडिएशन इसी वजह से हम जो जब ये कोई एलिमेंट रेडिएशंस को खारिज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। तो ये क्या यूज है इसका, ये इस्तेमाल होता है ट्रेस करने में, मालूम करने में, डिटेक्ट करने में और ट्रीट करने में हाइपरथायराइडिज्म को। अब हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड ये हमारे पास लोकेशन है, ये थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये जो हमारा वेंट पाइप है, ट्रैकिया कहते हैं वेंट पाइप को, सांस की नाली होती है बेसिकली। सांस की नाली के ऊपर ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड होते हैं। अगर ये थायराइड ग्लैंड साइज में बड़े हो जाएं, ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा ग्लैंड प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, इसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म टर्म होती है, दूसरा हाइपरथायराइडिज्म टर्म होती है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ओवर एक्टिव। जब ज़्यादा ये सेक्रीशन करेगा, ज़्यादा सेक्रीशन प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम कहते हैं ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड या हाइपरथायराइडिज्म। अगर कम प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल से कम होगा, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म को ये ट्रीट करता है। दूसरा ये ट्रीट करता है थायराइड कैंसर को। इसी थायराइड ग्लैंड का अगर कैंसर हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम देखते हैं कि ये हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि हाइपरथायराइडिज्म है। अगर हाइपरथायराइडिज्म होगा तो उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं, अब अलामात हैं। कुछ अलामात क्या हैं, उसमें वेट लॉस है, ठीक है, एनजाइटी है, परेशानी है, सोने में तकलीफ होगी, ट्रबल स्लीपिंग, लगातार नींद नहीं आती, आंखें खुल जाती हैं बार बार, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रबल इन स्लीपिंग। तो ये हमारे पास आ जाता है आयोडीन 131 के यूजेस। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव को मैंने बता दिया कि रेडियो एक्टिव वो होता है जो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज करता है उसको कहते हैं रेडिएशंस। और वो एलिमेंट जो रेडिएशंस को, एनर्जी को रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव। अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव 123 की। स्पेशल काइंड ऑफ आयोडीन है, जो कि डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, पिक्चर्स ऑफ द इनसाइड ऑफ आवर बॉडीज, जिस्म के अंदर जो जहाँ पर डॉक्टर इजीली उसको व्यू नहीं कर सकते, इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं पाते, तो उसकी पिक्चर लेने के लिए क्या करते हैं, आयोडीन 123 का इस्तेमाल। ये एक किस्म का कैमरा टूल है जो कि डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या करते हैं, हमारी बुक के अंदर क्या है, इमेज द ब्रेन। ब्रेन को भी इमेज कर सकता है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी इमेज कर सकता है, थायराइड ग्लैंड को इमेज कर सकता है, ट्यूमर्स को जो हमारी बॉडी के अंदर रसोलियाँ होती हैं उनको इमेज कर सकता है, उनकी इमेज बना सकता है। अब ये आप एग्जांपल देखें, ये बॉडी की इमेज, बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं, जो ये ब्लैक ब्लैक डॉटेड या ब्लैक पॉट्स नजर आ रहे हैं, इनकी इमेज बनाई जा रही है। और ये ब्रेन, ये वाली साइड जो है ब्रेन, ब्रेन की इमेज है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोडियम 24। सोडियम 24 जो है क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं या मूव कर रही होती हैं, जो बॉडी के अंदर चीजें, जैसे कि ब्लड फ्लो कर रहा है, फूड फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करता है। सोडियम 25 कैन बी यूज टू मेजर दी वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ब्लड के वॉल्यूम को भी मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा ये क्या करता है, ब्लड के फ्लो को चेक करता है। ब्लड के फ्लो को इस तरह डिटेक्ट करता है कि अगर कहीं कंस्ट्रक्शन आ गई है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, अगर खून की नालियां सिकुड़ गई हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर रुकावट आ गई है, ब्लड के फ्लो में रुकावट आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, उसको भी ये डिटेक्ट करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है खून का, जो गर्दिशी निज़ाम है, जो खून सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी का, जो अंदर जो ब्लड है
वो क्या कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। इस सर्कुलेशन की कंस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन को डिटेक्ट करने के लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जो पाइप्स हैं अगर वो लीक हों, उनकी लीकेज को भी मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बोन मैरो हमारे फंक्शन कर रहे हैं, हड्डी का जो गूदा होता है, जो हड्डी की नली होती है उसके अंदर गूदा होता है, उसका उसको उसको भी मालूम करता है कि यह फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर ये सोडियम 24 इंसर्ट किया गया। ये देखें यहाँ पर आपको मध्यम सा नजर आ रहा होगा, ये क्या है जी, बताता है कि ब्लड इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्ट है, ब्लड रुकावट है कि नहीं है, डॉक्टर इस तरह मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 को हम कैंसर बम भी कहते हैं। कैंसर बम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैंसर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोबाल्ट 60 स्पेशल टाइप ऑफ कोबाल्ट दैट है सुपर पावर। अभी सुपर पावर है तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको कैंसर बम कहते हैं। इट कैन रिलीज एनर्जी कॉल्ड रेडिएशन। आप जो भी एलिमेंट एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, डिके हो रहा होता है, टूट रहा होता है, एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं रेडिएशन। ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको रेडिएशन थेरापी कहते हैं, इस वजह से कैंसर बम भी कहते हैं। स्टेरिलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट, ये जो आलात जराही होते हैं, सर्जरी का जो सामान होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, अब एक पेशेंट का अंदर के लिए जो सर्जरी का सामान इस्तेमाल किया गया है वो दूसरे पेशेंट को के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, क्योंकि काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, उनको स्टीरिलाइज करता है, जर्म से पाक किया जाता है कोबाल्ट 60 से। फूड को प्रिजर्व करने के लिए फूड में से जो बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उन उनमें से क्या करता है, उनको किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन 14। कार्बन 14 के हमारी बुक के अंदर दो यूजेस हैं। एक कार्बन 14 का यूज है कि कार्बन 14 इस्तेमाल होता है ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन की उसको पाथवे जो होता है उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारे पास कार्बन डेटिंग है। कार्बन डेटिंग क्या चीज होती है? शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है इसके ऊपर, कार्बन डेटिंग के ऊपर, कि कार्बन डेटिंग क्या चीज है। जो हमारे पास हम जो इंसान है या कोई भी जानदार है, वो नेचुरली तौर पर क्या करता है, जब जिंदा होता है तो हम कार्बन को इनटेक करते हैं। कार्बन, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन कार्बन जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका इसेंशियल पार्ट है। जब हम कार्बन को इनटेक करते हैं तो कार्बन की अमाउंट बढ़ती है। अगर हम उसको इनटेक करना छोड़ दें, इनटेक करना कब छोड़ेंगे? जब वो डेड हो जाएगी, जब हम मर जाएंगे, हम कार्बन को इनटेक करना छोड़ देंगे। अगर प्लांट को काट के फेंक देंगे या कि कोई भी चीज मर गई है, तो वो कार्बन को इनटेक करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनटेक करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खाना बंद कर देगा। इस तरह कार्बन जो है उसकी अमाउंट ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। अब ये कार्बन की अमाउंट ऐसा ऐसा कम होती जाएगी, डिके होता जाएगा। इससे पता चलाया जा सकता है कि ये जो जानदार था या उसकी जो एज है वो कैसे कितनी है, कितना कार्बन खत्म हो चुका है, कितना कार्बन डिसअपेयर हो चुका है। इस तरह उसके कार्बन की उसके उस जानदार की एज मालूम की जा सकती है। इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एटम का नहीं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है, लीनियर हो सकता है, ट्राइगोनल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। अब इस तरह काफी सारे स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर को, इन शेप्स को, इन मालूम करने के लिए क्या होता है, सल्फर 35 का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर 35 होता है। एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं थियोसल्फेट। थियोसल्फेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सल्फर पर मुश्तमिल है। इसमें इसके अंदर सल्फर है। अब देखें इसके अंदर 2 सल्फर है, S2O3-2। ये हमारे पास क्या है, थियोसल्फेट है। अब इसके अंदर क्या है, S2, ये S, ये एक S, ये 2, S2 और O3, 1 2 और ये 3 हमारे पास है, O3 है। और इसके बाद 4 क्या है, -2 है। इसको हम कहते हैं थियोसल्फेट। अब ये स्ट्रक्चर कौन सा है? अब यहाँ पर देखें, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, तो ये वाला स्ट्रक्चर है। तो इस तरह कंपाउंड्स के, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। एक तो ये क्या करता है, जो जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एटम के अंदर चेंजेस आती हैं,
अब एटम के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, केमिकल रिएक्शन किस तरह हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या नया प्रोडक्ट बन रहा है, इस चीज़ को मालूम करने के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल किया जा सकते हैं। दूसरा ये पीछे भी हमने पढ़ा है डेट रॉक्स या सॉयल आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स मम्मीज। मैंने ये बताया कार्बन 14 जिस तरह है क्या करता है, अगर वो डिके होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो इस तरह हमें एज का पता चलाया जा सकता है। जो पुरानी पुरानी ऑब्जेक्ट्स हैं, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी एज का पता चलाया जा सकता है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, सॉयल की मूवमेंट। अब देखो सॉयल की मूवमेंट इरोजन होती है, जब हवा चलती है तो सॉयल सॉयल क्या होती है, ऊपर से उखड़ रही होती है। या बारिश आती है तो बारिश अपने साथ मट्टी को लेकर जाती है। ये जो मट्टी का उखड़ना है जमीन से, अर्थ के ऊपर से जो ये जो लेयर है सॉयल का उखड़ना है, उसको कहते हैं इरोजन। अब इस तरह ये इरोजन कितनी हुई है, क्यों हुई है, ये भी मालूम कर सकते हैं आइसोटोप्स की मदद से। दूसरा हमारे पास एंशियंट डाइट्स हैं या फिर लोकेशंस हैं, पुरानी लोकेशंस हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इस तरह की जो पुरानी सिविलाइजेशन है, उनकी लोकेशन या उनकी उनकी एज मालूम की जा सकती है। वहाँ पर किस तरह के एंटीक चीज़ें पाई जाती हैं, उनकी एज मालूम की जा सकती है। दूसरा हमारे पास क्या है, आइसोटोप जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमने सबसे देखा था कि यूरेनियम 235 न्यूक्लियर प्लांट्स में इस्तेमाल होती है या एटॉमिक बम में इस्तेमाल होती है। और यूरेनियम 235 का 1 किलोग्राम तकरीबन 17,000 कोल के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा ये क्या करता है, ये ट्रैक पोल्यूशन इन एयर, एयर के अंदर जो पोल्यूशन है, वाटर के अंदर जो पोल्यूशन है, सॉइल के अंदर जो पोल्यूशन है, उसको भी ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।